हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो होता है फ्रॉम 8 टू 12 एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। यहां पे आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ोगे या जो भी वीडियो देखोगे उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा और आपको यहां पर क्वालिटी एजुकेशन भी मिलेगा। यहां पर आपसे ऐसा भी नहीं बोला जाएगा कि आप लोग कुछ वीडियो देखो उसके बाद आपको पास कुछ ओटीपी आएगा फिर आप पेमेंट करो और आगे की पढ़ाई स्टार्ट होगी। जी नहीं, 100% फ्री एजुकेशन आपको यहां पर मिलता है। चलिए आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड से कक्षा 8वीं की गणित हिंदी मीडियम में, और आज करेंगे इसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन अध्याय 11 का, जिसका नाम है सीधा और प्रतिलोम समानुपात। कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, जिसको हम लोग कहते हैं वन शॉट रिवीजन। ये क्यों जरूरी होता है? क्योंकि हम वो सारे क्वेश्चनों में से कुछ क्वेश्चन छाट के आपके लिए लेकर आते हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है। यहां पर आपको उदाहरण के क्वेश्चन और आपके जो चैप्टर है वो दोनों क्वेश्चन आपको यहां पर मिलेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे उदाहरण से कि सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि यहां पर सीधा और प्रतिलोम समानुपात होता क्या है। जो आप लोग अभी, अगर आप लोगों ने मेरा जो 11.1 और 11.2 नहीं देखा है तो आप लोग को जरूर देखिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है और परिचय के अंदर ये मैंने पूरी बातें बताई हुई हैं। तो यहां पर हम एक बार थोड़ा सा उसका एक छोटे तौर पे समझ लेते हैं कि सीधा समानुपात और प्रतिलोम समानुपात क्या होता है। देखिए, अगर हम यहां पे बात करते हैं सीधे समानुपात की, सीधा समानुपात, सीधा समानुपात और प्रतिलोम समानुपात, ये जो होता है प्रतिलोम समानुपात और सीधा समानुपात, ये जो होता है ना, इसमें ये कहता है कि अगर एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ेगा। ये कहता है। अब इसके अंदर आने वाले क्वेश्चन क्या हो गए? इसके अंदर आने वाले क्वेश्चन ये हो गए कि अगर मेरे को जितनी दूरी तय करना है उतना मेरे को मतलब उतना मेरे को पेट्रोल भी डालना पड़ेगा या मेरे को उतना पैसा भी खर्च करना पड़ेगा जाने के लिए। मतलब जितना मैं चल रहा हूं उतना मेरे को पेट्रोल भी डालना पड़ेगा। जाहिर सी बात है इस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। या फिर मैं जितनी महंगी चीज खरीदूंगा उतने मेरे को, मतलब अगर जितनी ब्रांडेड चीज खरीदूंगा उतने मेरे को पैसे भी देना पड़ेंगे। तो ये एक तरह से सीधा समानुपात का सीधा सीधा उदाहरण है कि जितना काम करोगे, मतलब जितना आप, जैसा ये बढ़ेगा उस अनुपात में ये भी बढ़ेगा, सीधी सी बात। और प्रतिलोम समानुपात ये होता है कि अगर एक बढ़ता है तो दूसरा क्या होता है? कम होता है। ठीक है ना? जैसे मान के चलिए कि अगर आपके पास कोई पुल बन रहा है, अगर उस पुल को बनने में 50 मजदूर 12 दिन लगा रहे हैं, है ना, 50 मजदूर उस पुल को बनने में 12 महीने का समय लगा रहे हैं। अगर आपको वो पुल जल्दी बनवाना है तो आपने 100 मजदूर कर दिए, तो हो सकता है कि वही ब्रिज कितने 6 महीने में बन जाए। मतलब एक साल में नहीं बन रहा, 6 महीने में बन रहा है, तो समझ लीजिए कि वहां पे जो काम करने वाले मजदूरों की संख्या है वो क्या हो गई? बढ़ गई। तो यहां पर अगर एक को बढ़ाऊंगा तो एक कम होगा, अगर इसको बढ़ाऊंगा तो ये कम होगा। तो मतलब यहां पर दोनों ही चीजें ये हैं कि यहां पर जो प्रतिलोम समानुपात है और यहां पर जो सीधा समानुपात है, इनकी एक अलग अपनी अपनी एक खासियत है। और उसके बाद यहां पर क्या होता है? यहां पर x बटा y बराबर k होता है और यहां पर x इंटू वाई बराबर k होता है। ठीक है ना? मतलब अब ये होगा कैसे, आइए मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन के जरिए हम इसको समझेंगे और इसको अच्छे से देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि ये कौन से मतलब ये सीधा या प्रतिलोम दोनों में से किसका उदाहरण है। तो यहां पर दिया है 10 मीटर के पेड़ की छाया सुबह के समय 10 मीटर है तथा इसी समय 120 मीटर ऊंचे टावर की छाया कितनी होगी। देखिए यहां पर सुबह के समय इसलिए बताया है ताकि सुबह के समय यह होता है कि अगर हम जहां पे भी खड़े होते हैं हमारी छाया जो होती है वो लंबी होती है। तो यहां पर अगर यहां पर हम बात करें कि अगर 10 मीटर पेड़ की छाया 10 मीटर है, तो जाहिर सी बात है कि अगर यहां पर 10 मीटर पेड़ है तो उसकी छाया 10 मीटर है। तो अगर जो टावर की बात करेंगे, अगर ये 120 मीटर है तो इसकी छाया भी कितनी होगी? इसकी छाया भी लंबी होगी ना। तो अगर पेड़ लंबा है, छाया लंबाई है, तो टावर भी लंबा होगा तो उसकी छाया भी लंबी होगी। तो ये कौन सा अनुपात है? ये सीधा समानुपात है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं हल में, हल लिखेंगे, माना टावर की छाया की
ऊंचे टावर की छाया कितनी होगी। माना टावर की छाया x मीटर होगी। देखिए यहां पर x और y जो है, आप x की जगह पर यहां पर स्मॉल h भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे कोई नहीं बोलेगा कि भैया आपने यहां पर x क्यों नहीं लिया। वो कंफ्यूजन क्या होता है, वो कंफ्यूजन वहां होता है कि भैया यहां पर क्योंकि x और y मैं बता रहा हूं x और y किसको मानते हैं। तो चलिए यहां पर जो है हम लिखेंगे यहां पर, है ना, 10 मीटर पेड़ की छाया सुबह के समय 10 मीटर है। तो यहां पर किसकी बात हो रही है, पेड़ की बात हो रही है और छाया की बात हो रही है, ठीक है। और यहां पर एक टावर की बात भी हो रही है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे, है ना, सुबह का समय, मतलब किसकी बात हो रही है, यहां पर पेड़ की ऊंचाई, है ना, ऊंचाई की बात हो रही है, और ऊंचाई की बात हो रही है, ये भी मीटर में हो रही है। और जो छाया की बात हो रही है, ये भी किस में बात हो रही है, मीटर में बात हो रही है, ठीक है। अब यहां पर हम लोग ये लिख देंगे, और यहां पर आप चाहें तो आप लोग अपने हिसाब से यहां पे लिख सकते हो पेड़ लिख सकते हो, और यहां लिख सकते हो टावर, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कहीं तक ये चीज गलत नहीं होगी। चलिए तो यहां पर कितना है, 10 मीटर अगर पेड़ है, देखो इसको मानते हैं हम x, ये जो बात होती है ना, ये होता है x और ये होता है y, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये है 10, तो 10 मीटर पेड़ की छाया 10 मीटर है, ठीक है। तो अगर 120 मीटर टावर है तो उसकी छाया हमने क्या मान ली, h मान ली। तो यहां पर मैंने h इसलिए माना, वैसे बहुत सी जगहों पर यहां पर x भी मानेंगे, लेकिन कंफ्यूजन यहां होता है कि यहां पर भी x है, तो आप ये वाले x और y की तरफ मत जाइए। आप या तो आप यहां पर आप k मान लीजिए, h मान लीजिए, a मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। तो ये कौन सा अनुपात है, यह सीधा समानुपात है, यह सीधा समानुपात है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 10/10 बराबर 120/h, ठीक है। तो ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, h इधर आ गया, तो ये h बराबर कितना हो गया, h बराबर हो गया 120 मीटर, कितना हो गया 120 मीटर। तो हम लिखेंगे अतः टावर की छाया, अतः टावर की छाया 120 मीटर होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और यहां पर हमने देखा कि यहां पर पेड़ और टावर दोनों की बात हुई है, और यहां पर पेड़ की दोनों बात हुई कि भाई पेड़ की छाया और पेड़ की ऊंचाई, यहां पर टावर की छाया और टावर की ऊंचाई, तो यहां पर दोनों की बात हो गई, हमारा आंसर भी आ गया, और बहुत अच्छे से हमने इसको सॉल्व भी कर लिया। तो पहला क्वेश्चन आपने देखा कि प्रतिलोम समानुपात से, ये प्रतिलोम समानुपात से नहीं हुआ, ये कैसे हुआ, सीधा समानुपात से हुआ, ठीक है। सीधा समानुपात में क्या होता है, दोनों क्या हो जाते हैं, यहां पर ऐसे सीधे सीधे क्या हो जाते हैं, बटे में आ जाते हैं। तो यहां पर ये क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब यहां पर दिया है तालिका, निम्न तालिका में a तथा b का मान ज्ञात कीजिए यदि x और x बटा y एक स्थिरांक है। तो यहां पर हमें क्या निकालना है, यहां पर हमें मान निकालना है x और y का। चलिए सबसे पहले यहां पे आते हैं हल पे, यहां पर x बटा y जो है, तो उसके लिए हम लोग यहां पर करेंगे सबसे पहले 5/7 अनुपात 7.5 बराबर a/30, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 30 को इधर लेकर आ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 30 गुणा 5 7.5 बराबर a, ठीक है। ये 30 इधर आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए हमें कहेंगे पॉइंट को हटाकर एक जीरो हम लोग यहां बढ़ा लेंगे, ठीक है। पॉइंट को हमने हटाया नीचे से, एक जीरो हमने ऊपर बढ़ा ली, ठीक है। अब एक जीरो बढ़ा ली, या तो आप ये जो जीरो है ना, आप इसको ऐसे भी बढ़ा सकते थे, कैसे, यहां पे इंटू 10 करके बराबर a। चलिए आप क्या करेंगे, 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 15 पंजे 75, ठीक है। 15 के पारे से कैंसिल हो गया, 15 दूनी 30, 15 पंजे 75,
5 से 5 हो गया कैंसिल, और 2 का गुणा 10 में हुआ, तो 2 गुणा 10 बराबर हो गया a, तो a का मान कितना आ गया 20। चलिए a का मान 20 आ गया। अब a का मान अगर 20 आ गया तो यहां पर b का मान भी निकाल सकते हैं, तो यहां पे लिखेंगे a बटा 30 बराबर 4 बटा b, तो a की जगह रख देंगे 20, तो 20 बटा 30 बराबर 4 बटा बी, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए यहां पर आप इसको थोड़ा सा उल्टा कर दीजिए, मतलब इसका प्रतिलोम कर दीजिए, तो 3 बटा 2 हो जाएगा और ये b बटा 4 हो जाएगा, तो 4 भी इधर आ जाएगा, तो 4 गुणा 3 बटा 2 बराबर b, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो b का मान कितना हो गया 6, तो a का मान आ गया आपका, a का मान आ गया 20 और b का मान आ गया 6। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन आसानी से बढ़िया तरीके से सॉल्व हो गया, जो कि आप लोगों ने यहां पर देख ही लिया। a और b का मान निकालना था, यहां पर हमने a और b का मान निकाल लिया काफी अच्छे से। तो ये हो गया क्वेश्चन खत्म। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि 8 सिक्कों का भार 720 ग्राम है तो एक एक विधि द्वारा निम्न का ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक एक विधि क्या होती है, सबसे पहले हम ये बताते हैं। एक एक विधि का मतलब जाहिर सी बात है कि अगर आप अगर बोलने जाएं कि 8 सिक्कों का भार 720 ग्राम है, तो एक सिक्के का भार क्या होता है, तो ये क्या होता है, एक एक विधि होती है। ठीक है ना, हमने एक का भार निकाल लिया, वो एक एक विधि है, तो एक एक विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं, हल पे आते हैं, और हल पे हम यहां पे देखते हैं, यहां पे हम लिखते हैं 8 सिक्कों का भार, 8 सिक्कों का भार कितना है 720 ग्राम। तो एक सिक्के का भार, एक सिक्के का भार, तो यहां पर आ जाएगा कितना 720 बटा 8, तो 8 नम 72, मतलब कितना हो गया 90 ग्राम। अब 90 ग्राम एक सिक्के का भार आ गया, तो 5 सिक्कों का, 5 का, 12 का, 20 का और 100 सिक्कों का भार क्या होगा वो निकालते हैं। तो चलिए पहला 5 सिक्कों का भार, 5 सिक्कों का भार, तो यहां हो जाएगा 5 इंटू 90, तो 9 पंजे 45, तो 450 ग्राम। ठीक है, उसके बाद दूसरा 12 सिक्कों का भार, 12 सिक्कों का भार, तो कितना हो जाएगा 12 इंटू 90, तो 12 रमा की 108, तो 1080 ग्राम। ठीक है, ये हो गया। अब ऐसे निकालना है तीसरा वाला, तीसरा वाला निकालेंगे हम यहां पर, तीसरा वाला निकालेंगे 20 सिक्कों का भार, 20 सिक्कों का भार, तो 20 इंटू 90, तो आ जाएगा 1800 ग्राम। ठीक है, और उसके बाद जो चौथा है 100 सिक्कों का भार, तो 100 सिक्कों का भार, तो 100 सिक्कों का भार हो जाएगा आपका यहां पर 100 इंटू 90, तो हो जाएगा 9000 ग्राम। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहां पर, अब मुझे यहां पर एक टेबल बनाना है, और उस टेबल में यहां पर मुझे सारे सिक्कों का भार रखकर मुझे यह देखना है कि भाई ये सबके अनुपात बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे सिक्के, फिर उसके बाद नीचे उनका भार। चलिए यहां पर स्टार्ट करते हैं, और यहां पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहां पे आपके सामने एक टेबल बना के दिखाते हैं। तो टेबल आपके सामने ये रही एक टेबल, थोड़ी बड़ी बनाते हैं ताकि थोड़ा आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, और यहां पर हम सबसे पहले लिखते हैं सिक्कों की संख्या। ठीक है, सिक्कों की संख्या, यहां लिखते हैं सिक्कों का भार,
सिक्कों का भार, और यहां लिखते हैं अनुपात। चलिए अब आपके 3 कॉलम बन गए यहां पर। तो यहां पर अब हम इसको ऐसे और ऐसे यहां पर हम इसको कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए अब यहां पर हम लोग अनुपात लिख देंगे, और यहां पर अनुपात लिखने के बाद हम देखेंगे कि सबके अनुपात यहां पर क्या आया है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। अब यहां पर जो सिक्के थे वो क्या थे भैया, पहला हमने निकाला 1 सिक्के का भार, ठीक है, फिर निकाला हमने 8 का, फिर निकाला हमने 5 का, 5 के बाद हमने निकाला 12, 20 और 100, 12, 20 और 100, ये रहा, ठीक है। तो चलिए अब यहां पर अब हम इनको थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं। तो ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, और ये रहा, ठीक है ना। तो अब यहां पर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इनका अनुपात। अनुपात निकालना है मतलब क्या ये एक बिल्कुल सही ढंग से आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो भाई एक सिक्कों का भार कितना था, एक सिक्कों का मतलब सिक्कों की संख्या, एक सिक्के थे तो उसका भार कितना था, एक सिक्का था तब उसका भार कितना था, यहां पर हम लिख देते हैं ग्राम में, तो यहां हो जाएगा 90, ठीक है। तो ऐसे ही 8 का कितना आया, 8 का आया 450, यहां लिख देते हैं 450, ठीक है। और 5 का कितना आया, वो सॉरी 8 का कितना था, 720 था, 8 का था 720, 5 का था 450, 12 का कितना था 1080, और ये कितना था 1800, और ये कितना था 9000। अगर हम इसका अनुपात निकालते हैं तो ये 1/90, मतलब आपको ये सीधा दिख रहा है कि 1:90 आ रहा है। उसके बाद निकालेंगे 8/720, तो 8 एकम 8, 8 नम 72 होता है, 8 नम 72, मतलब ये भी हो जाएगा 1/90। ऐसे निकालेंगे 5/450, 5/450, तो 5 एकम 5, 5 नम 45, मतलब ये भी कितना हो गया 1/1:90। और ये निकालेंगे 12/1080, तो 12 नमाकी 108 होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा 1:90। यहां पे लिखेंगे 20/1800, तो 2 नम 18, तो 1/9, मतलब 1 ये भी 90। और यहां पे लिखेंगे 100/9000, तो 10 से 10 गई, 10 से 10 गई, तो यहां पे भी आपको दिख रहा है 1/90। मतलब सबके अनुपात क्या हो गया, ये सीधा अनुपात का एक बहुत अच्छा उदाहरण होता है कि सभी के अनुपात क्या होते हैं, समानुपात होते हैं, ठीक है ना, मतलब समान अनुपात में होना। तो ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो जा गया, और यहां पर हमने आपको करके भी दिखाया, एक टेबल बना के दिखाई जो कि यहां पर सिद्ध करती है कि भैया एक ये सीधा समानुपात का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो चलिए यहां पर ये होता है क्वेश्चन खत्म, एक बार देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब यहां पर हमें क्वेश्चन दिया है जो कि बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसके लिए हमको भी एक टेबल की यहां पे एक और जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहां पर 2 टेबल बनेगी। अब ये 2 टेबल कैसे बनेगी, पहले क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन दिया है एक बस 45 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चल रही है, मतलब बस की चाल कितनी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसके बाद क्या बोला है, वह 30 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, और दूसरा कि 135 किलोमीटर की दूरी तय करने में बस को कितना समय लगेगा। देखिए एक बस 45 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब 1 घंटे में कितनी चल रही है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए सबसे पहले हम पहले पे आते हैं और पहले वाले पॉइंट की हम बात करते हैं। तो पहले वाले पॉइंट में सबसे पहले हम यहां पर एक टेबल आप लोगों के सामने बना देते हैं। तो टेबल आप लोगों के सामने बना देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये हमने एक टेबल बना दी बस वाली, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमें लिखना है कि वह 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो हम लिखेंगे माना ट्रेन x दूरी तय करेगी, x दूरी तय करेगी, ठीक है। तो यहां पर कितना हो गया, सबसे पहले हम लिखेंगे बस की चाल, ठीक है, बस की चाल, और या
देखो यहां पर आपको लिखना क्या है, अगर लिखने में कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसी कोई बात नहीं, यहां पे जो भी लिखोगे बस ध्यान से लिखना, बस की चाल है ना, और नीचे आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब यहां पर जो है कि जो बस की जो चाल है वो एक बस 45 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चल रही है, तो बस की चाल और तय की गई दूरी ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे बस की चाल तो यहां पर कितना हो जाएगा, प्रति घंटा, प्रति घंटा। और उसके बाद यहां पे क्या आ जाएगा, तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, तो दूरी तो किलोमीटर में होगी, है ना। अब आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में, अब यहां पर अगर मेरे को कुछ चेंजेस करना पड़े तो मैं कर दूंगा, ठीक है ना। क्या चेंजेस, देखिए यहां पर दिया है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चल रही है, बस कितनी चल रही है, बस 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, मतलब एक घंटे में 45 किलोमीटर चल रही है, ठीक है ना। एक घंटे में 45 किलोमीटर चल रही है, लेकिन यहां पर किसकी बात हो रही है, मिनट की बात हो रही है, तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, तो वो एक मिनट में, तो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर मिनट की बात आ जाएगा, तो यहां पर एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। आया समझ में, ये हो गया। उसके बाद क्या हो रहा है कि वो 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं 30 मिनट, मतलब आधे घंटे की बात कर रहे हैं, तो वो कितनी दूरी तय करेगी, तो हमने लिख दिया x। तो देखो अगर वो 45 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में, मतलब एक घंटे में तय कर रही है, तो अगर मेरे को आधे घंटे में पहुंचना है तो इसकी स्पीड को तो और बढ़ाना पड़ेगा ना, मतलब यहां पर जो है किलोमीटर वो क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा ना। मतलब यहां पर आप देखिए कि अगर देखिए यहां पर अगर 45 किलोमीटर, अगर यहां पे एक घंटे में 45 किलोमीटर चल रही है, तो यहां पे 30 घंटे में तो, मतलब 30 आधे घंटे में तो और कम चलेगी ना। मतलब ये कौन सा अनुपात हो गया, ये हमारा सीधा समानुपात है, हम लिखेंगे यह सीधा समानुपात है। तो कितना हो जाएगा ये, 60/45 और 30/x, ठीक है। अब आप इसको उल्टा कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 45/60 x/30, 30 को इधर लेके आ जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 45 × 30/60 बराबर x। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है ना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब यहां पर अब हम लोग लिखेंगे कि भाई कितना किलोमीटर चलेगी, तो अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर देखते हैं क्या आता है। तो 45 पे जब 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, चलिए तो यहां पर 45 पे जब 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो यहां पे लिखेंगे 22.5, तो x बराबर हो जाएगा 22.5 किलोमीटर, ठीक है। मतलब यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर अगर उसको 30 मिनट में पहुंचना है तो 30 मिनट में वह 22.5 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो यहां पर एक क्वेश्चन हमारा होता है खत्म। एक बार आप इसको अच्छे से देखिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि अगला कैसे होगा। तो चलिए देखिए यहां पर एक छोटा सा अपडेट है कि यहां पर जो है वो यहां पर प्रति मिनट कर लीजिए, क्योंकि प्रति मिनट में, क्योंकि हमको तो यहां पर एक घंटा में 30 मिनट होता है, तो यहां पर तो हमने इसको मिनट में चेंज कर दिया, और यहां पर जो ये भी था ये हमको मिनट में दिया हुआ था, तो हमने इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आपका जो आंसर है वो आपका ऐसा भी आ सकता है कि आपने जब 45 में आपने जब भाग दिया 2 का, तो 2 दूनी 4 ये हो गया, फिर उसके बाद आप करोगे 5 से, तो ये 2 दूनी, ये भी कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो 1 आ जाएगा। तो आपका आंसर जो है वो ऐसा भी आ सकता है, यहां पर 1, यहां पे तो आपका रहेगा 2,
और यहां रहेगा आपका 1 और यहां रहेगा 22। तो ये भी आपका आंसर हो सकता है जो आपकी बुक में दिया है, या ये आंसर, दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। चलिए अब उसके बाद अब हमें एक और यहां पर क्वेश्चन जो दिए सेकंड वाला दिया है, वो सेकंड वाले के लिए यहां पे थोड़ा सा सब कुछ ये मिटा देते हैं। उसके बाद अब इसके अकॉर्डिंग चलते हैं कि भैया यहां पर हमें क्या करना है। चलिए नेक्स्ट में जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए और ये हटा दीजिए। अब हमें जो सेकंड वाला क्या दिया हुआ है, इसके लिए तो ये कहानी बिल्कुल ऐसी लिखी रहेगी। और क्या बोला है कि 135 किलोमीटर की दूरी तय करने में बस को कितना समय लगेगा, है ना। 135 किलोमीटर की दूरी मतलब अब हमें दिया है कि 135 किलोमीटर की अगर दूरी हो गई है तो बस को कितना समय लगेगा। हम लिखेंगे माना x मिनट का समय लगेगा, x मिनट का समय लगेगा, ठीक है ना। वो क्यों, क्योंकि हमने क्या करा, अभी हम जो कर रहे थे वो हम लोग यहां पर क्या कर रहे थे, मिनट में, हमने मिनट में चेंज किया क्योंकि यहां पे प्रति मिनट की बात हो रही है। तो यहां पर कितना हो गया, x हो गया। तो ये देखिए, अब आप लोग यहां पे देखिए कि अगर दूरी ज्यादा है तो समय भी ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ये कौन सा है, यह, अतः यह सीधा समानुपात है, सीधा समानुपात है। तो ये कितना हो जाएगा, 60/45 बराबर x बटा 135। 135 को इधर लेकर आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 60 गुणा 135/45। चलिए अब आप इसको कैंसिल कर दीजिए तो 15, या आप एक काम करिए, यहां पे हो जाएगा 15 चौको 60 और 15 तिया 45, ठीक है, ये हो जाएगा 15 चौको 60, 15 तिया 45, है ना। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, अब ये कैसे कैंसिल हो रहा है, 135 इधर आ गया, यहां पर 60 था, है ना, यहां पे 135 आ गया। अब आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहां पर अब ये है 3 से 135 कैंसिल हो सकता है। तो चलिए यहां पर आपका बच रहा है 4 गुणा 135/3, ठीक है ना। तो यहां पर 135 को आप लोग करके देखिए तो ये क्या हो जाएगा भैया, तो यहां पर ये हो जाएगा 3 और 135, तो 3 एकम 3, 3 चौको 12 हो जाता है ये, और ये कितना आ जाएगा, 1 और 3 पंजे 15, तो ये कितना आ जाएगा 45, ठीक है। अब देखिए 4 पंजे 20, 20 की जीरो हासिल कर दो, 4 चौको 16, 17, 18, 180 मिनट। x बराबर कितना हो जाएगा, 180 मिनट, 180 मिनट लगेंगे, है ना। तो यहां पर हमने देखा कि भाई अगर हमारी दूरी ज्यादा है तो समय भी ज्यादा लगेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म, जो कि बहुत अच्छे से सॉल्व हुआ। और यहां पर सेकंड वाला क्वेश्चन भी हमने बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया। कैसा जमाया ये सब आप लोग देख सकते हो अच्छे से। दिक्कत देखना, अगर कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट में पूछिए कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, मैं आपको दोबारा से बताऊंगा, पर अच्छे से देखिए। कोई नई चीज समझ में आती है तो उसको जो दोबारा से बताएंगे, बट पूछना जरूरी है, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया हुआ है देखते हैं। अब यहां पर दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझिएगा। मुकुंद के पास एक सड़क का मानचित्र है। देखिए हमारे पास क्या होता है, एक होता है मैप, है ना, और एक होता है ओरिजिनल। ओरिजिनल का मतलब ये होता है कि जब हम उसको वास्तविकता में जानते हैं तो वो कितना होता है ये हमें नहीं पता। जैसे मान के चलिए कि अगर हम लोगों ने कोई भी रास्ते में अगर कोई भी दूरी, मतलब कोई किसी भी जगह का हम मानचित्र बनाएंगे, तो अगर हम उसको कॉपी में बनाएंगे तो हम उसकी दूरी को सेंटीमीटर में लिखेंगे, है ना, या और छोटा लिखेंगे। लेकिन जब हम लोग उसको बड़ा तरह पे लिखते हैं तो बड़ी दूरी किलोमीटर में आ जाती है। तो ऐसा ही यहां पर जो है वो इसी तरह का कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको समझने की कोशिश करिएगा कि मुकुंद के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी 15 किलोमीटर है। मतलब उसने एक पैमाना बनाया है, यह है पैमाना। तो पैमाने में अगर 1 सेंटीमीटर की दूरी बनाई है तो वास्तविक में दूरी वो कितनी है, वास्तविक में दूरी कितनी है, यह है पैमाना और ये वास्तविक, ठीक है। तो जो पैमाने में दूरी है तो वो वास्तविक में दूरी कितनी है, 15 किलोमीटर की है। ये पैमाने में अगर 1 सेंटीमीटर की दूरी बता रहा है तो वो वास्तविक में दूरी 15 किलोमीटर की है ना।
गांधीनगर से जाकिर हुसैन तक जाने वाली सड़क 75 किलोमीटर है, तो मानचित्र में सेंटीमीटर में कितना निरूपित किया होगा। मतलब अब अगर उन्होंने बताया है कि भाई अगर वास्तविकता में दूरी कितनी है, 75 किलोमीटर है, 75 किलोमीटर है, तो उसका जो पैमाना है या मानचित्र है उसमें उसकी दूरी क्या होगी ये मुझे बताना है, ये मुझे उसकी दूरी को बताना है कि ये दूरी इस पे कितनी होगी। तो क्वेश्चन समझ में आया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहां पर हल। चूंकि मानचित्र में हम दूरी बात कर रहे हैं, तो मानचित्र में जो दूरी बात कर रहे हैं वो सेंटीमीटर में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हम लिखेंगे माना मानचित्र में दूरी, मानचित्र में दूरी x सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अब यहां पे लिखेंगे मानचित्र मानचित्र सेंटीमीटर और वास्तविक किलोमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन ये हमने लिख लिया। अब इसका हमने एक रूपरेखा भी बना ली। अब आप क्वेश्चन को देखिएगा कि मानचित्र में अगर 1 सेंटीमीटर की दूरी कितनी निरूपित होती है, 15 की होती है ना। तो अगर वास्तविक दूरी 75 है तो हमने इसको ले लिया x। देखिए अगर 1 सेंटीमीटर की दूरी कितनी हो रही है, 15 किलोमीटर हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि अगर यहां पे 75 किलोमीटर है तो सेंटीमीटर भी तो उसने ज्यादा लिया होगा। तो मतलब अगर यहां ज्यादा लिया होगा तो दूरी भी ज्यादा ली होगी। तो यहां पर क्या हो गया, यह प्रतिलोम सॉरी सीधा समानुपात है, सीधा समानुपात है। तो चलिए ये कितना हो जाएगा, 1/15 बराबर x बटा 75। तो 75 यहां आ जाएगा, तो 75/15 बराबर x। तो 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौको 60, 15 पंजे 75। तो x बराबर आ गया 5 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे अतः मानचित्र में 5 सेंटीमीटर की दूरी, 5 सेंटीमीटर की दूरी निरूपित किया गया है ना। तो ये हो गया हमारा आंसर, और यहां पर वो क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया। बहुत अच्छे से अच्छा क्वेश्चन है यहां पर जो आपको समझाने के लिए दिए हुए हैं, ताकि जिससे हमारे नॉलेज को भी बहुत अच्छे से बढ़ावा मिलता है। तो ये हो गया हमारा तीसरे नंबर का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि यदि 25 मीटर कपड़े का मूल्य है ना कितना है, 337.50 रुपए है, तो उसी प्रकार के 60 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। और दूसरा 1620 रुपए में इस तरह के कितनी लंबाई का कपड़ा खरीदा जा सकता है। जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग 1 मीटर कपड़ा जो है, 1 मीटर कपड़ा जो है वो अगर मुझे 100 रुपए में मिलता है, तो 2 मीटर कपड़ा कितने में मिलेगा, 200 रुपए में मिलेगा। 3 मीटर कपड़ा कितने में मिलेगा, 300 रुपए में मिलेगा। मतलब अगर मैं यहां पर कपड़े को बढ़ाता जा रहा हूं तो यहां मेरे कपड़े का प्राइस भी बढ़ता जा रहा है ना। 1 मीटर कपड़ा 100 रुपए का है, ठीक है ना। 1 मीटर कपड़ा अगर 100 रुपए का है, 100 रुपए का है, तो 2 मीटर कपड़ा 200 रुपए का, 3 मीटर कपड़ा 300 रुपए का। तो यहां पर अगर मीटर बढ़ता जा रहा है तो वहां पैसा भी बढ़ता जा रहा है। तो ये कौन सा अनुपात जा रहा है, सीधा सीधा हमारा सीधा समानुपात जा रहा है। तो यहां पर अगर सबसे पहली बात यह है कि अगर हम पहले पॉइंट के ऊपर डिस्कस करें, पहला पॉइंट के ऊपर डिस्कस करें कि उसी प्रकार के 60 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। तो देखिए यहां पर अगर 25 मीटर कपड़े का मूल्य इतना है तो 60 मीटर का तो उससे ज्यादा होगा ना। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हल पे। हल में पहले की बात करते हैं, हम लिखेंगे माना 60 मीटर कपड़े का मूल्य x है।
माना 60 मीटर कपड़े का मूल्य x है। तो अब यहां पर क्या करेंगे, जब 60 मीटर कपड़े का मूल्य अगर x है तो अब हम यहां पर बनाएंगे, है ना, कपड़े का मूल्य रुपए में और कपड़ा, है ना, कपड़े की लंबाई, कमरा लिख दिया, कपड़ा और कपड़े की लंबाई, ये हो जाएगी मीटर में। चलिए इसको बढ़ाते हैं आगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इतना बहुत है। हमें दिया था 25 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है, 33,750, ठीक है। ओह सॉरी, ये है, ये हो जाएगा आपका 33,750, 33,750 और जाएगा 25 मीटर। तो इनने बोला है कि 60 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा, ये बोला है इनने, ठीक है ना। तो चलिए अब अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ये कौन सा अनुपात है भाई, ये सीधा समानुपात है, सीधा समानुपात है। चलिए आगे बढ़ाते हैं कहानी को, और ये लिखा है 33.50 बटा 25 बराबर x 60, ठीक है। अब देखिए यहां पर सबसे पहली बात तो ये है कि आप पहले 60 को इधर लेकर आ जाइए, तो ये कितना हो जाएगा, 33.50 गुणा 60 बटा 25, ठीक है। अब देखिए यहां पर सबसे पहले आप क्या करिए, यहां पर आप सबसे पहले एक पॉइंट हटाकर 2 है तो यहां पे 2 जीरो बढ़ा दीजिए, बिना किसी से कहे सुने बिना, ठीक है ना। चलिए अब आपने यहां पर 2 जीरो बढ़ा दिए। अब देखिए यहां से 1 जीरो से 1 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया। अब आपके सामने क्वेश्चन बिल्कुल साफ सुथरा नजर आ रहा है, 3375 गुणा 6 बराबर 25। अब आप एक काम करिए, 25 से जरा इसको डायरेक्ट भाग करके देखिए कि भाई ये जो है 3375 है, अगर आप इसको 25 से करते हैं तो 25 से कम 25 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे 13 में से 5 को घटाएंगे तो 8 बचेगा, तो 25 या 75 हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा आपका 1 2 5 और 25 पंजे 125, तो यहां पर कितना आ जाएगा 135। तो कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30, 30 की जीरो हासिल का 3, 6 3 18, 19 20 21, 21 की 1 हासिल का 2, 6 कम 6 और 2 8, कितना हो गया 810 रुपए। कितना हो गया 810 रुपए। तो हम कहेंगे कि 60 मीटर कपड़े का जो मूल्य है वो कितना है, 810 रुपए है। तो x बराबर हो जाएगा 810 रुपए। चलिए इतना काम तो हो गया, एक काम मेरा हो गया, है ना। अब पहला वाला काम हो गया कि भैया जो 60 मीटर कपड़ा है उसका जो मूल्य है वो 810 रुपए है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1620 रुपए में इस तरह के कितनी लंबाई का कपड़ा खरीदा जा सकता है। तो चलिए अब आपने इसको अच्छे से देख लिया, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर जो दूसरे नंबर का पॉइंट है हम लिखेंगे माना कितनी लंबाई का, माना x मीटर लंबाई का, x मीटर लंबाई का कपड़ा खरीदा जा सकता है, खरीदा जा सकता है। कितने रुपए में, 1620 रुपए में। तो 1620 रुपए में x मीटर लंबाई का कपड़ा खरीदा जा सकता है। तो देखो अब यहां पर हम थोड़ा क्वेश्चन बताते हैं आपको कि भाई देखिए कि यहां पर हम पहले बात कर रहे थे कि अब हम बात कर रहे थे कि देखिए
337.20 रुपए में 50 रुपए में 25 मीटर कपड़ा खरीद रहे हैं। तो यहां पर 300 रुपए की बात हो रही है, यहां से 1620 रुपए की बात हो रही है। तो जब यहां पे 337 रुपए में 25 मीटर कपड़ा मिल रहा था, तो 1620 रुपए में तो और ज्यादा कपड़ा मिलेगा ना। तो ये भी कौन सा है, यहां पे सीधा समानुपात है। तो ये कितना हो जाएगा, फिर से 337.50/25 बराबर 1620/x। ठीक है, चलिए इतना काम हो गया। अब देखिए क्या करते हैं। अब देखो यहां पर अभी मैं आपको एक बात बताऊं, अभी आप लोगों के सामने मैंने यहां पर इसको कैंसिल किया था। 337.50 को हमने 25 से हमने भाग दिया था, तो 25 से भाग देने पर हमारे सामने जो आंसर आ रहा था वो मैंने आपको बताया था। लेकिन अब थोड़ा सा यहां पर चेंजेस है कि नीचे x है, तो थोड़ा मैं इसको पलट दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा, 25 यहां हो जाएगा और 33750 बराबर x बटा 1620 यहां आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब मैं 1620 को इधर लेके आ जाता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, 25 गुणा 1620 और ये हो जाएगा 337.50 बराबर x। अब देखिए यहां पे मैं पॉइंट को हटाऊंगा तो यहां पे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, आपके सामने बढ़ गए। अब क्या होगा, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया। अब आप पहला वाला काम 25 से आप कैंसिल कर दीजिए, तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 135 में। तो मेरे पास बचेगा 1620 गुणा 10 और यहां बचेगा 135 बराबर x। अब आपको क्या लग रहा है, कैंसिल हो सकता है? हाँ, बहुत अच्छे से कैंसिल हो सकता है भाई। आपके पास क्या दिख रहा है, यहां पर 10 दिख रहा है, नीचे 135 दिख रहा है। तो आप सबसे पहले 5 से कैंसिल करिए, तो ये हो जाएगा कितना, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। ठीक है, और ये अगर कैंसिल हो रहा है तो ये कितना हो रहा है, 1620 अगर हम 5 से कैंसिल कर रहे हैं तो 5 या 15, 5 या 15 और एक बचेगा, 5 दूनी 10 और ये एक सेकेंड इसको करके देख लेते हैं। 1620 जो है इसको हम 5 से कर रहे हैं तो 5 या 15, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, कितना आ रहा है, 324। 324 आ रहा है। अब 324 आ रहा है, इसको आप फिर से 3 से कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 नाम 27 और ये हो जाएगा कितना, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, है ना। अब उसके बाद अगर आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 9 को अगर 108 से कैंसिल भाग दे सकते हैं, तो यहां पर 108 है और ये 9 है, तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, तो ये पूरी बार कैंसिल हो जाएगा कितना, 12 बार में। ठीक है, और 12 का जब हम 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 120। ठीक है, तो अगर बहुत ज़्यादा घिचड़म पिचड़म हो रहा है तो आप इसको इधर लिख दीजिए, ये हो जाएगा 135 और ये इससे कैंसिल होके ये हो जाएगा कितना, 12। तो ये कितना हो जाएगा, 12 गुणा 10 बराबर x, तो ये हो जाएगा 120 बराबर x। तो 120 मीटर कपड़ा खरीदा जा सकता है यहां पर कितने में, 1620 रुपए में। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बहुत आसान था, हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से सॉल्व किया, दोनों चीजें बहुत अच्छे से हो गई। आप लोगों को अगर कोई दिक्कत हो रही है, कोई कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी ये क्वेश्चन तो हो गया खत्म। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आया है। यहां पर दिया है, मान लीजिए 2 किलोग्राम दाल में 60 गुणा 10 की घात 5 क्रिस्टल है। अब ये क्रिस्टल क्या होता है, क्रिस्टल अगर हम दाल को छोड़कर अगर हम बात करें कि यहां पे जो शक्कर की बात हम लोग कर रहे हैं, तो शक्कर कैसी होती है, शक्कर में आपने देखा होगा दाने होते हैं जो सफेद सफेद कलर के होते हैं, तो वो क्या होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, तो यही हम वही दाल के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पर जो क्रिस्टल है, जब यदि दी गई दालों की मात्रा में कितने क्रिस्टल होंगे, तो 8 किलोग्राम में और 5 किलोग्राम में दाल में कितने क्रिस्टल होंगे, हम उसकी बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम हल पे आते हैं और हल में हम सबसे पहले लिखते हैं, पहला वाला अगर हम करते हैं तो तब दी गई दालों में क्रिस्टल की मात्रा कितनी होगी, हम लिखेंगे माना x क्रिस्टल होंगे, ऐसा कर लीजिए, माना x क्रिस्टल होंगे। तो यहां पर हमने लिखिए दाल की मात्रा, हम लिखेंगे दाल की मात्रा
दाल की मात्रा किलोग्राम में, ठीक है। और यहां लिखेंगे क्रिस्टल, क्या लिखेंगे यहां पर, क्रिस्टल। तो जब हमसे बोला था कि भाई 2 किलो दाल में कितने क्रिस्टल है, 7 × 10⁵ क्रिस्टल है। तो 8 किलोग्राम दाल में कितने होंगे, तो हमने उसको x ले लिया। जाहिर सी बात है कि 2 में 7 × 10⁵ है, तो 8 किलो में तो उससे ज्यादा होंगे ना, तो ये कौन सा है, सीधा समानुपात है। हम लिखेंगे यह सीधा समानुपात है। अब सीधा समानुपात है तो कितना हो जाएगा, ये 2 × 7 × 10⁵ बराबर 8/x। अब ये उल्टा हो जाएगा तो हो जाएगा 7 × 10⁵ बराबर x/8। 8 को इधर लेकर आ जाएंगे तो 8 × 7 × 10⁵ बराबर x, तो हो जाएगा 2 चौको 8 और 7 चौको 28, तो 28 × 10⁵ बराबर x। मतलब 8 किलो शुगर में व 8 किलो दाल में 28 × 10⁵ क्या हो जाएंगे, क्रिस्टल हो जाएंगे। ये हो गया पहला वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। पहला वाला आप लोगों को समझ में आ गया बहुत अच्छे से। अब हम यहीं के यहीं दूसरा वाला भी कर सकते हैं। यहां हमने डाला सेकंड पॉइंट, अब बोला है 5 किलो में, तो यहां लिख देंगे 5, है ना। यहां हो जाएगा 5, तो यहां हो जाएगा 5 और यहां हो जाएगा 5, तो 5 सत्ते हो जाएगा 35। कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35, तो 35 × 10⁵ बराबर x। अब आप 35 को भाग दे दीजिए 2 से, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, मतलब 17.5 × 10⁵ बराबर x, ठीक है। तो यहां पर 8 किलो शक्कर में, 8 किलो दाल में और 5 किलो दाल में जो क्रिस्टल की जो मात्रा होगी वो दोनों मैंने आपको बता दी। बहुत अच्छे से सॉल्व भी हो गया और ये हमने अच्छे से देख भी लिया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसके अंदर और काफी अच्छी चीजें हमको सीखने को भी मिल रही है। बने रहिए, देखते रहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर अब अगला क्वेश्चन है, अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसके अंदर क्या कर सकते हैं देखते हैं। तो चलिए, अब ये जो क्वेश्चन है इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। इसमें दिया है यदि एक स्कूटर 3 लीटर पेट्रोल में 96 किलोमीटर चलता है, मतलब 3 लीटर में कितना चल रहा है, ये 3 लीटर में चल रहा है 96 किलोमीटर, तो 320 चलने के लिए अब देखो उसको कितने पेट्रोल की आवश्यकता होगा। देखो एक लॉजिकल बात आपको समझ में आ रही होगी, क्वेश्चन को देख के समझ में आ रहा होगा कि ये 3 लीटर में 96 किलोमीटर चल रहा है, तो भाई 320 मतलब 96 से अगर ज्यादा चलेगा तो इसको पेट्रोल भी लीटर में ज्यादा चाहिए होगा ना। तो यहां पर ये कौन सा है, ये यहां पर हमारा है सीधा समानुपात है। मतलब अगर ज्यादा चलेगा तो ज्यादा चलने के लिए ज्यादा लीटर पेट्रोल भी तो चलना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं हल में लिखते हैं, हल में लिखेंगे इसे कितने पेट्रोल की आवश्यकता होगी। हम लिखेंगे माना इसे, ये माना स्कूटर को x लीटर पेट्रोल की आवश्यकता होगी। माना स्कूटर को x लीटर पेट्रोल की आवश्यकता होगी, तो हम यहां लिखेंगे, वही सारणी बनाएंगे, स्कूटर का पेट्रोल जो हो जाएगा लीटर में, और दूसरी बात हो जाएगा स्कूटर की चाल, ठीक है, यहां हो जाएगा स्कूटर की चाल, स्कूटर की चाल, तो ये हो जाएगी आपके किलोमीटर में। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 3 लीटर पेट्रोल में 96 किलोमीटर चलता है, तो 320 किलोमीटर में चलने के लिए हमने उसको मान लिया था कि भैया ये x चल रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, यह सीधा समानुपात है, यह सीधा समानुपात है।
अब सीधा समानुपात है तो क्या हो जाएगा, 3/96 बराबर x बटा 320। ठीक है, तो अब आप सबसे पहले 3 से आप इसको कैंसिल कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 एकम 3, देखिए 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा 1/32। तो 1/32 बराबर x बटा 320। तो 320/32 बराबर x, 32 से 32 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, x बराबर 10 लीटर। तो हम लिखेंगे 10 लीटर पेट्रोल में वो 320 किलोमीटर चलेगा। तो हम लिखेंगे हल में, या लिख सकते हैं वह अतः स्कूटर को 10 लीटर पेट्रोल की आवश्यकता होगी, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व, जो कि ये बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे सॉल्व भी हो गया। तो ये 8वां क्वेश्चन है कि ये इस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं आपके क्वेश्चंस में कि भाई कितने लीटर पेट्रोल की कैसे क्या जरूरत पड़ेगी, कितना किलोमीटर चलेगा, ये क्वेश्चन ज्यादातर आपसे पूछे जाते हैं और इनको किया जाता है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर अब आपका जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूं कि अब इसको कैसे समझे। देखिए 12 मजदूर एक दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं, 12 मजदूर एक दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं, उसी दीवार को 20 मजदूर कितने दिन में बनाएंगे। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन की जो स्ट्रेटजी है वो चेंज हो गई है ना। देखो 12 मजदूर हैं, 12 मजदूर हैं और जो दीवार बन रही है वो 10 दिन में बन रही है, 10 दिन में बन रही है। अगर यहां पे मैं मजदूरों की संख्या बढ़ा दूं, 20 मजदूर कर दूं, तो यही दीवार कितने दिन में बन जाएगी, हो सकता है ये दीवार 6 दिन में बन जाए। मतलब मजदूरों की संख्या बढ़ाई तो यहां पे दिनों की संख्या कम हो गई, मतलब एक को बढ़ाया तो एक कम हो गया। तो जब एक को बढ़ाया तो एक कम हो गया, तो ये कौन सा समानुपात होता है, प्रतिलोम समानुपात होता है ना। तो ये हमारे क्वेश्चन चालू हो गए प्रतिलोम समानुपात के। तो चलिए सबसे पहले हल पे आते हैं। तो यहां पे लिखेंगे कितने दिनों में बना लेंगे, हम लिखेंगे माना x दिन लगेंगे, माना x दिन लगेंगे। ठीक है, तो चलिए यहां पे लिखेंगे मजदूरों की संख्या, और दीवार बनाने में दिन, ये हो गया। ठीक है, चलिए तो मजदूरों की संख्या 12 मजदूर 10 दिन में बना रहे हैं, 12 मजदूर 10 दिन में बना रहे हैं, तो 20 मजदूर को कितने हैं, ये x है। अब देखिए यहां पर आपका जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, प्रतिलोम समानुपात। कौन सा हो जाएगा, प्रतिलोम समानुपात। प्रतिलोम समानुपात है। अब प्रतिलोम समानुपात है तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 × 10 बराबर 20 × x। तो ये 20 नीचे आ जाएगा, तो 12 × 10 बटा 20 बराबर x। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये कितना हो जाएगा, 2 × 6 12। तो x बराबर कितना हो गया, 6। x बराबर कितना हो गया, 6 दिन। तो भाई 20 मजदूर 6 दिन में उस दीवार को बना लेंगे। हम लिखेंगे अतः 6 दिन लगेंगे। बहुत आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन था। तो यहां पर हमारा ये क्वेश्चन होता है खत्म कि भाई इसका क्या तरीका होता है, इसमें x × y बराबर जो भी होता है वो हो जाता है। तो यहां पर इसका करने का तरीका होता है, यहां पे 20 नीचे आ जाएगा, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया खत्म। मतलब एक बढ़ा तो एक कम हो गया, मजदूरों की संख्या बढ़ी तो लगने वाले जो दिन हो गए वो कम हो गए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ इसी का। अब दिया हुआ है कि एक छात्रावास में 200 छात्रों के लिए 24 दिन का खाद्य सामग्री है।
यदि छात्रावास में 100 छात्र और शामिल हो जाएं तो खाद्य सामग्री कितने दिन में समाप्त हो जाएगी। जाहिर सी बात है कि अगर हम अपने घर की बात भी करते हैं कि हम अपने घर के हिसाब से राशन लाते हैं, हम 1 महीने का राशन लाते हैं कि हमारा जो खाना पीना होता है वो 30 दिन के हिसाब से हम लेकर आते हैं, लेकिन आपके घर में 3-4 सदस्य हैं और आपके घर का जो खाना है वो 30 दिन चल रहा है। बाय चांस अगर अपने घर में गेस्ट आ जाते हैं तो अगर वो रुकते हैं, अच्छे काफी दिन तक रुकते हैं, तो हमारे घर में जो चलने वाली खाद्य सामग्री है वो 30 दिन तो चलेगी नहीं ना, मतलब वो कम हो जाएगी। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि हमारे घर में अगर सदस्यों की संख्या बढ़ जाएगी तो चलने वाली जो खाद्य सामग्री है वो कम हो जाएगी ना। तो क्या है, इधर अगर गेस्ट बढ़ रहे हैं तो यहां पर खाद्य सामग्री कम हो रही है, तो मतलब एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है। तो किसका उदाहरण है, प्रतिलोम समानुपात का। तो चलिए हल पे आते हैं। हम लिखेंगे कि खाद्य सामग्री कितने दिन में समाप्त हो जाएगी। हम लिखेंगे माना खाद्य सामग्री x दिनों में समाप्त हो जाएगी, ठीक है। माना खाद्य सामग्री x दिनों में समाप्त हो जाएगी। तो यहां पर हम लिखेंगे छात्रों की संख्या और खाद्य सामग्री है ना, खाद्य सामग्री दिनों में। चलिए ये बना लेते हैं। ये बनाना जरूरी होता है ताकि आप लोगों को ये चीज अच्छे से समझ में आने लग जाए। छात्रों की संख्या जब थी 200 तो खाद्य सामग्री कितनी चल रही थी, 24 दिन। अब इसमें 100 छात्र मिल गए। 100 छात्र मतलब अगर 200 में 100 छात्र और जोड़ दिए तो कितने हो गए, 300। तो अब खाद्य सामग्री कितनी चलेगी, x, ये ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा भैया, अब कौन सा प्रतिलोम समानुपात है, प्रतिलोम समानुपात। तो ये कितना हो जाएगा, 200 गुणा 24 और 300 गुणा x। चलिए 300 नीचे लेके आ जाइए, तो ये कितना हो जाएगा, 200 गुणा 24 बटा 300 बराबर x, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 चल कैंसिल, 3 8 24, 8 दूनी 16, तो x बराबर हो जाएगा 16 दिन। तो यहां पर आपकी खाद्य सामग्री कितने दिन में खत्म हो गई, 16 दिन में खत्म हो गई, अगर 100 सदस्य बढ़ गए। तो यहां पर क्वेश्चन बहुत आसान था, बहुत बढ़िया था, अच्छे से समझा। और यहां पर आपको लॉजिक भी समझ में आया कि अगर भैया स्टूडेंट बढ़ गए तो जो 24 दिन की सामग्री थी वो तो 16 दिन में खत्म हो गई ना, तो फर्क तो पड़ता है। इसलिए तो हमारा बजट भी गड़बड़ा जाता है कि हाँ भाई, अब हमने जो एस्टिमेट बना के रखते हैं कि भैया हमारा जो पैसा है वो इतने दिन बहुत अच्छे से चलेगा, लेकिन कभी आवश्यक कार्य अगर बढ़ जाते हैं हमारे, है ना, अगर आवश्यक कार्य से इमरजेंसी कुछ आ गई तो हमने जो बजट बना के रखा है कि ये इतने दिन चल जाएगा तो वो नहीं चल पाता है, वो खत्म हो जाता है। मतलब समस्याएं बढ़ रही हैं तो हमारा जो है वो पूरा रोटेशन गड़बड़ा रहा है। तो हमारे क्या हो रहे हैं, हमारी जो हमने बना के रखा है वो टारगेट क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो यहां पर वो सब चीजें हमारे बिल्कुल शो करती है हमारे प्रतिलोम समानुपात को। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया है, देखते रहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां पर भी क्वेश्चन दिया है, शालू 12 किलोमीटर घंटे की औसत चाल से साइकिल चलाकर घर से स्कूल जाती है, या वह 20 मिनट में स्कूल पहुंच जाती है। यदि 15 मिनट में स्कूल पहुंचना चाहे तो औसत चाल क्या होना चाहिए। वैसे देखिए, जनरली मैं आपको एक सलाह देता हूं कि कभी भी गाड़ी घोड़ा बिल्कुल आराम से चलाइए, बिल्कुल ऐसे मत चलाइए, तेज मत चलाइए। पर जल्दी की बाजी के चक्कर में क्या होता है, कभी कभी हम अपने आप को दुर्घटना में डाल देते हैं। तो यहां पर बात केवल क्वेश्चन की हो रही है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हो रही है कि भाई शालू 20 मिनट में स्कूल पहुंच जाती है, अगर वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, मतलब 1 घंटे में वो 12 किलोमीटर के, मतलब 1 घंटे वो 12 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है,
तो वह स्कूल 20 मिनट में पहुंच रही है, तो अगर उसको 15 मिनट में पहुंचना हो तो जाहिर सी बात है कि उसको स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। ये स्पीड है वो उसको बढ़ाना पड़ेगी, तभी तो वो 15 मिनट से कम में पहुंच, मतलब 20 मिनट से कम 15 मिनट में पहुंच जाएगी। तो ये भी कौन सा अनुपात है, ये भी प्रतिलोम समानुपात है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि यदि वो 15 मिनट में स्कूल पहुंचना है तो उसकी औसत चाल क्या होना चाहिए। हम लिखेंगे हल माना शालू की औसत चाल, माना शालू की औसत चाल x होगी। हम सब में x मान रहे हैं, आप k मान लो, a मान लो, जो मानना है मान लो, ठीक है ना। अब शालू की औसत चाल, ठीक है। अब देखिए यहां पर सबसे पहली बात, आप क्या लिखेंगे, शालू की औसत चाल। शालू 15 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से साइकिल चलाकर घर से स्कूल जाती है। तो शालू की औसत चाल, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा है ये। और उसके बाद स्कूल से घर पहुंच, या साइकिल चलाकर घर से स्कूल जाती है और स्कूल पहुंचती है, घर पहुंचती है, और ऐसा लिख लीजिए शालू की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा, और शालू समय ऐसा लिख लो, स्कूल औसत चाल क्या होना चाहिए। देखिए शालू 12 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से साइकिल चलाकर घर से स्कूल जाती है, ठीक है, और वह 20 मिनट में स्कूल पहुंच जाती है। तो हम लिखेंगे शालू की औसत चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसके बाद क्या लिखेंगे यहां पर हो जाएगा स्कूल पहुंचने का समय, है ना। स्कूल पहुंचती है, तो स्कूल पहुंचती है, या ऐसा लिख लो, ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, ऐसा लिख लो साइकिल की औसत, मतलब है ना, देखो शालू 12 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से साइकिल चलाकर घर से स्कूल जाती है, ठीक है ना। तो देखो यहां पर क्या बात हो रही है, चाल और समय की, तो ऐसा लिख लो यहां पर चाल, सबसे बड़ी बात चाल जो है वो किलोमीटर प्रति घंटे में है, किलोमीटर प्रति घंटे में, ऐसा लिख लो, ठीक है। चाल और समय क्या है यहां पर, समय जो है वो मिनट में, सबसे बढ़िया लिखने का तरीका, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूजन की बात हो रही है तो ये लिखने का सबसे अच्छा तरीका है ना। तो क्या हो रहा है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की, प्रति घंटा मतलब 60 मिनट, ठीक है। तो अगर वो 15 मिनट में, अगर वो कितना है 15 मिनट में, तो देखिए यहां पर प्रति मिनट है, तो यहां पर जो प्रति घंटे की बात हो रही है, तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, तो हमने क्या कर दिया यहां पर उसको प्रति मिनट, समय जो है वो प्रति मिनट कर दिया। अगर वह 15 मिनट में पहुंची जाए तो उसकी औसत चाल क्या होगी, तो अगर वो 15 मिनट में पहुंच जाए तो उसकी औसत चाल हमने मान ली x। तो देखो जाहिर सी बात है कि अगर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो मतलब 60, मतलब उस यहां हो रही है, तो क्या हो जाएगा यहां पर, देखिए 12 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 12 किलोमीटर प्रति घंटे में अगर वो साइकिल चलाकर 20 मिनट में स्कूल पहुंच जाती है, तो 20 मिनट में मतलब कितने मिनट में पहुंच रही है, 20 मिनट में स्कूल पहुंच रही है, तो 15 मिनट में उसकी चाल क्या होगी। तो चलिए सबसे पहले ये क्या है कि जब रफ्तार 12 है तो 20 मिनट में पहुंच रही है, तो अगर 15 मिनट में पहुंचना है तो 12 से रफ्तार और बढ़ाना पड़ेगी, 15 16 ऐसी रफ्तार करना पड़ेगी। तो ये कौन सा है, हम लिखेंगे प्रतिलोम समानुपात, हम लिखेंगे यह प्रतिलोम समानुपात है। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 20 बराबर x इंटू 15 को नीचे ले आइए, तो क्या हो जाएगा भैया, ये 12 इंटू 20
15 बराबर x। ठीक है, तो 5 तिया 15, 5 चौको 20, 3 चौको 12, 4 चौको 16, तो 16 बराबर x। तो x बराबर हो जाएगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब उसकी जो 12 किलोमीटर प्रति घंटे से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार करना पड़ेगी, तब जाके वो 15 मिनट में स्कूल पहुंच जाएगी। और यहां पर हमारा ये क्वेश्चन होता है खत्म। एक बार आप इस क्वेश्चन को अच्छे से बढ़िया तरीके से देख लीजिए, कैंसिलेशन अच्छे से देख लीजिए कि भैया देखो यह हो गया 5 चौको 20, 5 तिया 15, 3 से 12, 3 चौको 12, तो 4 चौको 16, ये हमारा आंसर आ गया। तो आप लोग भी क्वेश्चन एक बार अच्छे से देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, करने का तरीका कैसा है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब ये क्वेश्चन कैसे करना है आप लोग एक बार देखिए, फिर मैं आपको बताता हूं। देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है ये अभी हमने एग्जाम्पल में किया था कि भाई 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में करते हैं, तो उसी काम को 2 मजदूर कितने दिन में करेंगे। 10 मजदूर एक किसी काम को 2 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, तो 2 मजदूर। अब देखिए यहां पर अगर मजदूर कम हो रहे हैं तो वहां पे काम करने वाले दिन बढ़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मजदूर ज्यादा थे तो 2 दिन में काम हो रहा था। अब यहाँ पर मजदूर 2 हैं तो काम करने में टाइम तो लगेगा ना। तो चलिए ये कौन सा है, प्रतिलोम समानुपात है। हल पे आते हैं, हम लिखेंगे माना x दिन लगेंगे, माना x दिन है ना, तो उसी काम को 2 मजदूर कितने दिनों में करेंगे। हम लिखेंगे माना मजदूर x दिन में काम करेंगे, ठीक है, x दिनों में काम करेंगे, या उसी काम को 2 मजदूर कितने दिनों में करेंगे। तो हम लिखेंगे माना मजदूर x दिन में काम को पूरा करेंगे, x दिनों में काम को पूरा करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहां पर मजदूरों की संख्या, और यहां पर आ जाएगा काम करने के दिन। ये हो गया। तो अब क्या लिखेंगे भैया, यहां पर देखिए 10 मजदूर हैं तो काम को 2 दिन में कर रहे हैं, तो यहां पर कितना हो जाएगा, तो 2 मजदूर, तो 2 मजदूर उस काम को x दिन में पूरा करेंगे। तो ये हमने लिख लिया। तो चलिए ये है प्रतिलोम समानुपात, प्रतिलोम समानुपात है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 गुणा 2, 2 गुणा x, 2 नीचे आ जाएगा, तो 10 गुणा 2 बटा 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 10। हम लिखेंगे मजदूर 10 दिन में काम को पूरा करेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व, जो कि बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। यहां पर हमारा जो क्वेश्चन है वो पूरा तरह से खत्म होता है और हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कैसे करना है, कैसे उसके एंड नतीजे तक पहुंचते हैं। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर दिया है कि एक बस 30 किलोमीटर घंटे की चाल से 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। मतलब बस की चाल क्या है, 30 किलोमीटर प्रति, ये होता है प्रति घंटा, मतलब बस की जो चाल है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, मतलब 1 घंटे में वो 30 किलोमीटर का समय सफर पूरा करती है, ठीक है। तो ये क्या लिखा है कि 6 घंटे में एक निश्चित दूरी पर पहुंच जाती है, और वो 6 घंटे में एक निश्चित दूरी पर पहुंच जाती है। उसी दूरी को वह बस किस चाल से केवल 4 घंटे में। अब देखिए यहां पर अगर मैं घंटों को कम करूंगा तो चाल को बढ़ाना पड़ेगा, घंटों को अगर मैं कम करूंगा तो चाल को बढ़ाना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन है, तो आप लिख लीजिए चाल और समय। सबसे पहले बस की चाल और बस का समय। हल,
उसी दूरी को वह बस किस चाल से केवल 4 घंटे में कर लेगी। हम लिखेंगे माना बस की चाल x है। ठीक है, तो हम लिखेंगे बस की चाल जो चल रही है हमारी किलोमीटर में, और बस का समय जो हो जाएगा काय में, घंटे में। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। अब बस जो चल रही है वो क्या चल रही है, 30 किलोमीटर से चल रही है, तो 6 घंटे में पहुंच रही है। तो किस चाल से चले कि वो 4 घंटे में पहुंच जाए। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। कौन सा, प्रतिलोम समानुपात है। प्रतिलोम समानुपात है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 गुणा 6 x गुणा 4, तो हो जाएगा 30 गुणा 6 बटा 4 बराबर x। तो कितना हो जाएगा, 3 2 तिया 6, 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 15। तो 15 तिया 15 का 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45। तो x बराबर हो जाएगा 45। 45 क्या हो जाएगा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब उसको, बस को 1 घंटे में 45 किलोमीटर की रफ्तार से, मतलब 1 घंटे में उसको 45 किलोमीटर का सफर पूरा करना पड़ेगा, तब जाकर, देखो 1 घंटे में 30 चल रही थी, तो मतलब उसको 1 घंटे में 45 किलोमीटर चलना पड़ेगा, तब जाके वो सफर जो है वो 4 घंटे में पूरा होगा। तो हम लिखेंगे अतः बस की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। हम लिखेंगे अतः बस की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व, और पूरी अच्छी तरह से हमने इस क्वेश्चन को परखा, देखा, समझा, अच्छे से इस क्वेश्चन को करा, और आपके सामने ये सॉल्व हो गया। आगे बढ़े, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, करने का तरीका क्या है। 40 घोड़े 1 क्विंटल चने को 7 दिनों में खाते हैं। 40 घोड़े हैं, अब एक क्विंटल चने को 7 दिनों में खाते हैं। कितने घोड़े उतने ही चने को 28 दिन में खा लेंगे। अब देखिए भैया, जाहिर सी बात है कि अगर 40 घोड़े हैं तो 7 दिनों में खा रहे हैं, तो घोड़ों की संख्या कम कर दूंगा तो अनाज ज्यादा चलेगा। तो मतलब वहां से अगर कम कर रहा हूं तो यहां पे बढ़ने जो दिन है वो ज्यादा हो जाएंगे। तो ये भी कौन सा है, प्रतिलोम समानुपात है। तो चलिए हम पे लिखेंगे हल पे, माना घोड़ों की संख्या x है। ठीक है, तो हम लिखेंगे, यहां लिखेंगे घोड़ों की संख्या ठीक है, और यहां लिखेंगे अनाज या चने, या ऐसा लिख लो कि यहां पे लिख लो कितने, मतलब ये तो लिख लिया घोड़ों की संख्या, और फिर क्या लिखा था, 40 घोड़े 1 क्विंटल अनाज को 7 दिन में खाते हैं। हम लिखेंगे अनाज, चलने वाला अनाज, यहां लिख लो दिनों में, ऐसा लिख लो, चलने वाला अनाज दिनों में। चलिए, घोड़ों की संख्या, तो कितने घोड़े थे भाई, तो हमारे जो घोड़े थे 40 घोड़े थे जो अनाज को खा रहे थे 7 दिनों में। तो हमें क्या बताना था कि 28 दिन चल जाए तो वो घोड़े कितने हो जाएंगे, x मान लिया। तो भाई जाहिर सी बात है कि ज्यादा दिन चलाना है हमें अनाज को, तो घोड़ों की संख्या कम करना पड़ेगी। तो ये कौन सा है, ये हम लिखेंगे, यह प्रतिलोम समानुपात है। प्रतिलोम समानुपात है, तो हो जाएगा 40 गुणा 7 बराबर x गुणा 28। तो 28 नीचे आ जाएगा, तो 40 गुणा 7 बराबर 28, गुणा में बराबर बटे में 28, 7 एकम 7, 7 चौको 28, 4 से कैंसिल हो गया 10, तो x बराबर हो जाएगा 10। तो हम लिखेंगे अतः घोड़ों की संख्या 10 होगी। हम लिखेंगे अतः
घोड़ों की संख्या 10 होगी। बस इजीली क्वेश्चन है, अच्छे से सॉल्व हो रहे हैं और हमें इनका एक बहुत अच्छा जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझ में आ रहा है कि भाई क्वेश्चन के अंदर कैसे उसको जमाना है, कैसे इसको सॉल्व करना है, आंसर कैसा आएगा, ये सारी चीजों पे हमको बहुत अच्छे से फोकस करना है, तब जाके हमारा क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। तो यहां हो जाता है हमारा क्वेश्चन छठा खत्म। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हमें दिया है एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिनों का राशन सामग्री है। देखिए, एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिन का राशन सामग्री है। 15 दिन राशन सामग्री चलेगी। यदि अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर निकल जाते हैं, तो देखो 300 में से अगर 200 छात्र बाहर निकल गए तो बचे कितने, वो 100 छात्र बचे। तो अब क्या हो जाएगा कि वह सामग्री कितने दिनों तक चलेगी। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे माना हल, हम लिखेंगे वह सामग्री माना वह सामग्री x दिन चलेगी, x दिन चलेगी, माना वह सामग्री x दिन चलेगी। तो हम लिखेंगे यहां पर क्या, छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या, और यहां लिखेंगे सामग्री, ये भी क्या आ जाएगा, दिनों में। चलिए तो देखिए यहां पर जो छात्रों की जो संख्या है वो कितनी थी, 300। ठीक है, तो सामग्री कितने दिन चल रही थी, 15 दिन। अब यदि अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले गए, 200 छात्र बाहर चले गए तो बचे कितने, 100 ही बचेंगे ना। तो सामग्री कितने दिन चलेगी, x दिन। तो अब देखिए, जब ज्यादा छात्र थे तो 15 दिन चल रही थी, अब छात्र कम हो गए तो सामग्री ज्यादा दिन चलेगी। ठीक है ना, तो ये कौन सा है, यह प्रतिलोम समानुपात है। प्रतिलोम समानुपात है। तो ये कितना हो जाएगा, 300 गुणा 15 बराबर 100 गुणा x। तो ये हो जाएगा 300 गुणा 15 बड़ा 100 बराबर x। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 15 तिया 45। तो कितना हो जाएगा, x बराबर 15 इंटू 3, तो x बराबर हो जाएगा 45 दिन। हम लिखेंगे अतः राशन सामग्री पंद्रह दिन है ना। तो क्वेश्चन समझ में आया कि यहां पर अगर छात्र कम हो गए, 45 दिन, सॉरी, है ना, छात्र कम हो गए, तो यहां पर छात्र कम हो गए तो जो सामग्री जो 15 दिन चलने वाली थी वो 45 दिन चलेगी। ठीक है, तो अच्छे क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, समझ में भी आ रहे हैं। यहां पर हमको इन क्वेश्चनों के बीच में लगने वाला लॉजिक भी बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, सारे चीजें एक बहुत अच्छे से चल रही हैं। तो यहां पर ये हो जाता है क्वेश्चन खत्म। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, कैसे करना है, उसका करने का तरीका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए, एक व्यक्ति प्रतिदिन किसी पुस्तक के 8 पृष्ठों को पढ़कर उसे 15 दिन में पूरा कर लेता है। प्रतिदिन अगर 8 पृष्ठ पढ़ रहा है तो वो उसको 15 दिन में खत्म कर रहा है। यदि वह प्रतिदिन 12 पृष्ठ पढ़े तो पूरी पुस्तक कितने दिनों में पढ़ लेगा। देखिए, जब 8 पुस्तक पढ़ रहा है तो 15 दिन में खत्म हो रही है। अगर वो पृष्ठों की संख्या बढ़ा देगा तो वो 15 दिन से कम खत्म कर लेगा। ये तो जाहिर सी बात है, कौन सा है, प्रतिलोम समानुपात है। तो लिखेंगे हल, पुस्तक को वह कितने दिनों में पढ़ लेगा। हम लिखेगा माना वह पुस्तक को x दिन में पढ़ लेगा, x दिनों में पढ़ लेगा। ठीक है, x दिनों में पढ़ लेगा। तो यहां पर लिखेंगे हम पुस्तक के पृष्ठों की संख्या, पुस्तक के पृष्ठों की संख्या
और पुस्तक पढ़ने के दिन। पुस्तक पढ़ने के दिन। तो यहां पर हो जाएगा, तो पुस्तक जब 8 पुस्तक पृष्ठों की संख्या 8 पृष्ठ पढ़ रहा था तो पुस्तक 15 दिनों में खत्म हो रही थी। तो अगर वो 12 पृष्ठ पढ़े तो पुस्तक x दिन में खत्म हो रही है, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। तो लिखेंगे यह प्रतिलोम समानुपात है। प्रतिलोम समानुपात है। तो हो जाएगा 8 × 15 बराबर 12 × x। तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये 8 × 15 बटा 12 बराबर x। तो ये हो जाएगा 3 चौको 12 और 3 पंजे 15, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। x बराबर हो जाएगा 10। तो x बराबर हो जाएगा 10 दिन। अगर वो रेगुलर 12 पृष्ठ पढ़ता है तो पुस्तक 10 दिन में खत्म हो जाएगी। 8 पृष्ठ पढ़ रहा है तो 15 दिन लग रहे हैं, और अगर 12 पृष्ठ पढ़ रहा है तो 10 दिन में वो बुक खत्म हो रही है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया है। आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ भी आ रहे होंगे कि क्वेश्चन का करने का तरीका कैसा चल रहा है, किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। आसानी से ये क्वेश्चन बिल्कुल बिना किसी दिक्कत के सॉल्व हो रहे हैं। इन क्वेश्चनों के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो बहुत ज़्यादा टफ है। बात मानिए, प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। तो यह हमारा क्वेश्चन हो जाता है 9वां खत्म। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, अब यहां पर जो है वो हमारे क्वेश्चंस भी हो गए खत्म, और यहां पर आपने देखा है कि हमारा जो कोर्स जो है वो उसको आप पढ़ कैसे सकते हैं, कैसे आप लोग हमारे वीडियोस देख सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आप लोग जानते होंगे कि YouTube है। तो YouTube पे अगर आप लोग मैग्नेट ब्रेन डालते हैं तो आप लोगों के सामने प्लेलिस्ट ओपन हो जाती है, जब आप वहां पे वीडियो बहुत अच्छे से देख सकते हैं। या फिर आप लोग डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके जब मैग्नेट ब्रेन को डालेंगे तब आपके सामने एक पेज ओपन होगा, वो भी हमारी उससे भी आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। या फिर हमारा ऐप डाउनलोड कर से भी आप लोग देख सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन पढ़ाई के लिए किसी भी तरह की कोई फीस नहीं लेता, कोई पेमेंट चार्ज नहीं करता, 100% फ्री, और आपको क्वालिटी एजुकेशन देता है। तो यहाँ पर आपको ना तो आपको कोई मतलब कुछ खरीदना नहीं है, आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मिलेंगी। आपको यहाँ पर बुक्स भी मिलेंगी, यहाँ पर आपको ई बुक्स भी मिलेंगी, और आपको 100% फ्री एजुकेशन मिलेगा। अगर आपको यहाँ पर नई नई अपडेट्स अगर आपको चाहिए तो आप हमारे इंस्टा, FB, ट्विटर, आप इसके माध्यम से जुड़कर आप नए नए अपडेट जान सकते हैं। आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर हमारे जो टॉप कोर्सेज हैं उसमें आपको CBSE हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, NTSC ओलंपियाड, CUET, IIT JEE, नीट, यूपी बिहार बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, बैंकिंग, इंश्योरेंस और RRB, SSC, UPSC, जैप क्लैप जैसे कोर्सेज आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, जिसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पर सारे कोर्सेज फ्री तो मिल रहे हैं, साथ में आपको क्वालिटी कंटेंट भी मिल रहा है। मतलब आपको सारी चीजें, सब चीजें आपको 100% फ्री मिल रही हैं। मतलब अगर आपके बड़े भाई बहन हो जो ये कोर्स कर रहे हैं तो आप उनको मैग्नेट ब्रेन के बारे में बता सकते हैं, या आपके जो छोटे भाई बहन है जो 8 से लेकर 12th क्लास में, तब भी आप उनको बता सकते हैं मैग्नेट ब्रेन के बारे में, जो 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो बने रहिए हमारे साथ, मैग्नेट ब्रेन देखते रहिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।